गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कल अपन ने ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, भारत का सामान्य परिचय। उसी को आज अपन कंटिन्यू करेंगे, उसका सेकंड पार्ट है। अपन ने कल पढ़ लिया था यहाँ तक कि जो भारत की स्थलीय सीमा है, कौन कौन से राज्य किन किन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। आज अपन इससे आगे पढ़ेंगे, अ, इससे आगे देखेंगे। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है ना, स्थलीय सीमा बनाने वाले स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य कितने हैं? तो आपके 16 राज्य हैं। ठीक है, कितने राज्य? 16 राज्य। और आपके केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? दो। मैंने बोला था स्थलीय सीमा दो ही केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, फिर आपके जो सर्वाधिक सीमा बनाता है स्थलीय सीमा में, सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल। और उसके बाद सेकंड कौन बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम सीमा का निर्माण आप करते हैं नागालैंड। और उसके बाद सेकंड रहेगा आपके हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपके 16 राज्य स्थित है स्थलीय सीमा पर, और दो केंद्र शासित प्रदेश। सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है आपके नागालैंड, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक सीमा बनाने का सर्वाधिक सीमा बनाता है राज्य पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं अपन। फिर देखते हैं तीन देशों के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से। पहले तो आपके यूटी देख लेते हैं। यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लद्दाख। लद्दाख आपके पाकिस्तान, चीन और आपके अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश होगा कौन सा? लद्दाख, जो तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। फिर अपन देखेंगे कौन से राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तीन राज्य ऐसे हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। एक हो गया आपका सिक्किम। सिक्किम की सीमा आपके चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। दूसरा राज्य हो गया आपके पश्चिम बंगाल। इसकी सीमा लगती है आपके नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। तीसरा राज्य हो गया आपके अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है आपके चीन, भूटान और म्यांमार के साथ। ठीक है, तो तीन राज्य ऐसे हैं जो एक से मतलब देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे कितने राज्य हैं जो दो देशों के साथ सीमा बनाते हैं? तो चार राज्य हैं। पहला हो गया आपके उत्तराखंड। उत्तराखंड सीमा बनाता है आपके चीन और नेपाल के साथ। फिर आपके हो गया मिजोरम। मिजोरम बनाता है आपके म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। फिर आपके असम। असम जिसका असोम का नाम कर दिया गया अभी, असोम बनाता है आपके साथ बांग्लादेश और भूटान के साथ। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं जो पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत वाले सेवन सिस्टर वाले जो स्टेट है, सात बहनों का समूह जैसे माना जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सेवन सिस्टर में कौन कौन सी बहन होगी, कौन कौन से राज्य होंगे आपके? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। अभी आठवीं बहन का दर्जा आपके सिक्किम को दिया गया है। सिक्किम को दिया गया है ना। तो आपको जो सेवन सिस्टर याद करने की एक ट्रिक होती है, अरुणा मामिका एटीएम। देखो, अरुणा से हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, म से हो गया मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, आपके ए से हो गया असम। टी से हो गया त्रिपुरा। और एम से हो गया मेघालय। ठीक है, और आपके अरुणा ना आएगा इधर ना, अरुणा मामिका है ना। ना से हो गया आपके नागालैंड। ऐसे सिंपल है पूर्वोत्तर भारत याद करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये आपके सेवन सिस्टर के नाम से जानी जाती है। जो ये सेवन सिस्टर हैं, जिसको आपके शेष भारत से जोड़ने का काम करता है पश्चिम बंगाल का चिकन नेक स्थान। चिकन नेक स्थान आपके कहाँ पड़ता है? सिलीगुड़ी, जो आपके पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, फिर आपके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैप में कि कौन सा चिकन नेक है। जो आपके ये वाला स्थान है ना, ये वाला स्थान, इसको बोलते हैं चिकन नेक। देखो, अगर ये स्थान नहीं है तो आपके पूर्वोत्तर भारत बिल्कुल अलग हो जाएगा और शेष भारत बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये इस वाले भारत को इस वाले भारत से जोड़ने का कार्य कौन करता है? सिलीगुड़ी में स्थित चिकन नेक, जो पश्चिम बंगाल का स्थान है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे
सर्वाधिक राज्यों के साथ लगने वाला राज्य कौन सा है? अपन जो सॉरी देश पढ़ लिए, तो अपन पढ़ेंगे अपन राज्य के बारे में। तो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है आपके उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश आपके एक देश यानी कि नेपाल के साथ और एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। यह भारत का सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है, जो कि 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 8 राज्यों में कौन कौन से होंगे आपके? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड। तो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाने का कार्य कौन करता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड राज्य आएगा आपके असम। असम आपके 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 7 में से आप प्लस कर लेना, 6 तो आपके जो पूर्वोत्तर भारत वाले राज्य हो गए वो, और एक हो जाएगा आपके पश्चिम बंगाल। ठीक है, अभी आपने पढ़ा 7 सिस्टर में, 7 सिस्टर में असम भी आता है। तो 7 सिस्टर में से 6 बहनें तो वो हो गई, और एक और राज्य हो गया आपके पश्चिम बंगाल। फिर वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश का ही सोनभद्र जिला जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश 4 राज्यों के साथ सीमा बनाएगा, 4 राज्यों के साथ। ओके, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया आपकी स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा के साथ अब शुरू करते हैं अपन जलीय सीमा, है ना? देखा ये अपन ने देखा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस किस के साथ सीमा बना रहा था? ये आपके हो गया दिल्ली, एक तो यूनियन टेरिटरी हो गया, एक हो गया देश नेपाल। फिर आपके बनाता है ये राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, तो 1 2 3, झारखंड के साथ 4, बिहार के साथ 5, आपके ये उत्तराखंड के साथ 6, और आपके वेस्ट बंगाल के साथ 7, और किसका? तो ये 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 1 2 3, ठीक है, तो 7 राज्यों के साथ, सॉरी एक और हो जाएगा ना, हरियाणा 8। हाँ मैं देख रहा हूँ, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक नेपाल हो गया देश, और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। ओके, अपन देखते हैं अब हम देखेंगे जलीय सीमा यानी कि तटीय सीमा। मैंने आपको बताया था कर्क रेखा पर कर्क रेखा पर स्थित 2 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो तटीय सीमा, जो आपके तटीय सीमा है, जलीय सीमा है, भारत की जलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। जो भी मुख्य भूमि में, जो कोस्टल एरिया है ना आपके, जो मुख्य भूमि वाली कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर। और द्वीप समूह यानी कि अंडमान निकोबार वाली कितनी है आपके? 1416 किलोमीटर पॉइंट 6, 1416.6 किलोमीटर आपके कोस्टल, सॉरी अंडमान निकोबार वाली द्वीप समूह वाली जल सीमा है। ठीक है, आपके 6100 किलोमीटर है। टोटल कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, जिसमें से 6100 किलोमीटर तो मुख्य भूमि कोस्टल एरिया वाली, और आपके 1416.6 किलोमीटर आपके द्वीप समूह वाली। ठीक है, जो आपके सीमा बनाते हैं जलीय सीमा, जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? जो कोस्टल लेवल है ना, ये गुजरात, गुजरात से होकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो आपके एक तो हो गया गुजरात, गुजरात के साथ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आपके, ठीक है, तो 9 राज्य आपके जलीय सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, जलीय सीमा में सर्वाधिक निर्माण करता है आपके, सर्वाधिक सीमा बनाता है आपके गुजरात, 1215 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा बनाता है आपके गुजरात। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र बनाते हैं। न्यूनतम सीमा का निर्माण करता है गोवा, गोवा करता है सिर्फ 101 किलोमीटर,
न्यूनतम सीमा का निर्माण करता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा और केरल, ये उसके बाद सीरीज रहेगी। तो सर्वाधिक कौन करता है? मध्य प्रदेश, सॉरी, सर्वाधिक कौन करता है? गुजरात। उसके बाद कौन करता है? सबसे न्यूनतम कौन करता है? तो गोवा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अपन कि क्या क्या विशेषता रखते हैं जलीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे आपके 4: अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दादरा नगर हवेली और पांडिचेरी या पुडुचेरी, है ना, जो भी। तो आपके 4 रहेंगे ये वाले। तो भारतीय सीमा पर स्थित टोटल राज्य कितने हो जाएंगे आपके? 23। ठीक है, 16 तो आपके स्थलीय सीमा पर स्थित है जो, और 9 है आपके जलीय सीमा पर। जोड़ने पर तो आते हैं 25। ठीक है, 25 आते हैं। पर मैंने कहा था आपको गुजरात और पश्चिम बंगाल स्थलीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा भी बनाते हैं, तो 2 माइनस करने पड़ेंगे। तो आपके जो सीमा पर स्थित राज्य हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 23। ठीक है, 9 जलीय सीमा वाले और 16 आपके स्थलीय सीमा वाले। आपके केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे आपके 6। 2 तो आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर स्थलीय सीमा बनाते हैं, और 4 आपके जलीय सीमा बनाते हैं: अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दादरा नगर हवेली। तो ये आपके 4 हो जाएंगे। तो आपके टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, ये याद रखना। आपके स्थलीय सीमा पे कितने हैं? 16। जलीय सीमा पे राज्य कितने हैं? 9। स्थलीय सीमा पे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके? तो 2। और जलीय सीमा पर कितने हैं? तो 4। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं जो भारत के अंतर्राज्यीय हैं, अंतरस्थलीय राज्य हैं, मतलब लैंड लॉक स्टेट्स, वो कितने हैं? लैंड लॉक स्टेट हैं आपके 5। कौन कौन से? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। यह ऐसे राज्य हैं जो ना तो किसी देश के साथ ना तो स्थलीय सीमा बनाते हैं ना ही जलीय सीमा बनाते हैं, इनको बोलते हैं लैंड लॉक स्टेट्स। तो ये लैंड लॉक स्टेट कितने हैं आपके? 5। अब अपन देखते हैं केटन यूनियन टेरिटरी कितनी है आपके? यूनियन टेरिटरी आपके रहेगी 2: चंडीगढ़ और दिल्ली। ये ना तो आपके स्थलीय सीमा का निर्माण करती है ना ही जलीय सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, तो आपके हो जाएंगे लैंड लॉक स्टेट्स 5 और केंद्र शासित प्रदेश आपके हो जाएंगे 2। ठीक है, जैसे अपन मैप में देख लेते हैं इसको भले। जैसे अभी मैंने बताया था आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखो यहाँ पर स्थित है, ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बना रहा है, सॉरी, ना तो किसी देश के साथ सीमा बना रहा है ना किसी स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों में बना रहा है। किसी देश के साथ सीमा नहीं बना रहा ना ही जलीय सीमा बना रहा है। एक आपके ये हो गया, ये आपके हो गया दिल्ली। हरियाणा, ना ये भी नहीं किसी बना रहा है। छत्तीसगढ़, ये भी किसी के साथ नहीं बना रहा है। तेलंगाना, ये भी आपके स्थलीय सीमा ना ही जलीय सीमा किसी का निर्माण नहीं कर रहा है। और आपको दिखता है झारखंड। ठीक है, इसके अलावा आपको मैप में और कुछ नहीं दिखेगा जो आपके स्थलीय सीमा निर्माण नहीं करते हैं ना। और आपके ठीक है, तो ये आपके हो गए लैंड लॉक स्टेट्स जो किसी और के साथ सीमा नहीं बनाते, ना जलीय सीमा बनाते हैं ना ही स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे, अपन जो अपन देख रहे हैं जलीय सीमा का निर्माण। जलीय सीमा होती क्या है? जलीय सीमा तक कहाँ तक निर्धारित की जाती है? आपके समुद्र तक, समुद्र में कहाँ तक आपका अधिकार रहेगा, आपके देश का अधिकार कहाँ तक रहेगा, कहाँ तक आप खनन दोहन कर सकते हो, कहाँ तक आप पर्यटक रख सकते हो, कहाँ तक आपका पूर्ण अधिकार रहेगा, वो पढ़ेंगे अपन। आपके देखना, जो जलीय सीमा होती है उसको नॉटिकल्स में मापा जाता है। नॉटिकल्स में मापा जाता है मोटे मोटे तौर पर 12 नॉटिकल का मतलब होता है 22 किलोमीटर। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर 12 नॉटिकल एग्जैक्ट ना। तो 12 नॉटिकल आपके एक नॉटिकल में होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, तो आपके जो समुद्र तट से 12 नॉटिकल तक यानी कि 22 किलोमीटर समुद्र में, जिसको बोलते हैं अपन टेरिटोरियल जोन। टेरिटोरियल जोन यानी कि प्रादेशिक जल मंडल। 12 नॉटिकल यानी कि 22 किलोमीटर लमसम, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल जोन यानी कि प्रादेशिक जल मंडल। फिर अपन बोलेंगे 24 नॉटिकल, 24 नॉटिकल्स यानी कि 44 किलोमीटर, इसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन, संलग्न जल मंडल। 12 नॉटिकल्स, 24 नॉटिकल्स। 12 नॉटिकल्स यानी प्रादेशिक जल मंडल, 24 नॉटिकल्स यानी संलग्न जल मंडल। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपके 200 नॉटिकल्स। 200 नॉटिकल्स यानी 370 किलोमीटर, इसको बोलेंगे EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है,
अब 200 नॉटिकल के बाद जो समुद्र आ जाता है उसको बोलेंगे अपन हाई सी। ठीक है, क्या बोलेंगे? हाई सी। जो अपन देख रहे हैं 12 नॉटिकल, जो अपन 12 नॉटिकल देख रहे थे, 12 नॉटिकल मील, मील भी लिखता हूँ, 12 नॉटिकल मील, यहाँ पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है एवं एकाधिकार होता है। देखो जैसे कि आपके कोस्टल एरिया हो गया, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, तटीय क्षेत्र हो गए, वहां पर पूर्णतः भारत का अधिकार होगा, वो समुद्री तट आपके भारत का माना जाएगा। वहां पर पर्यटक या पर्यटक आपके टैक्स जो भी लेना है वो पूर्णतः भारत लेगा, मतलब भारत का ही क्षेत्र है पूर्णतः, किसी देश का अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके जो प्रादेशिक जनगणना होता है उसको संपूर्ण एवं एकाधिकार होता है भारत का। ठीक है, फिर आपके संलग्न जलमंडल, संलग्न जलमंडल में क्या होता है? आप सागरी साफ सफाई कर सकते हो, सागर को क्लीन कर सकते हो। और वित्तीय अधिकार, आपके जो सागरी टैक्स होते हैं ना, आपके जो पोर्ट्स आते हैं आपके इंडिया के समुद्री क्षेत्र में, आपके जो जहाज प्रवेश करते हैं उनसे आप टैक्स या कर वसूल कर सकते हो। ठीक है, तो आपके संलग्न जलमंडल में क्या होता है? सागरी साफ सफाई कर सकते हो और वित्तीय अधिकार होते हैं। आपके EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसमें क्या होता है? संसाधनों की खोज, आप खनिजों की खोज कर सकते हो। संसाधनों का विदोहन, मतलब आप खनिजों की खोज करके खनिजों का दोहन कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसी क्षेत्र में आपके मिलते हैं पेट्रोलियम और ये वाले क्षेत्र, पेट्रोलियम और ये वाले खनिज। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्र, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर सकते हो, जैसे कि अभी थोड़े साल पहले चाइना ने आपके कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया था। 20 समुद्र में उन्होंने द्वीप बनाए थे जहां पर आप उनके वायुसेना के हवाई अड्डे बनाए गए। ठीक है, इससे क्या होता है? कभी भी युद्ध का आगाज होता है तो आपके जो जली सीमा है, सॉरी जली सेना है, जली सेना समुद्र में रहेगी, पर वो उसको ठहराव के लिए या वापस तटों पर आना पड़ेगा कुछ भी सहायता के लिए, तो वो कृत्रिम द्वीप बनाकर वहां पर उनके जो बंकर है वो बनाए जाते हैं, जो आपके सप्लाई की जाती है हथियारों की, उसके लिए कृत्रिम द्वीप बनाए गए थे। ये भी चाइना ने बनाए थे 3-4 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बना सकते हो? कृत्रिम द्वीप। ठीक है, कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हाई सी, 200 नॉटिकल मील के बाद आ जाता है हाई सी। हाई सी पे किसी देश का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, हाई सी पे किसी देश का अधिकार नहीं होगा। जैसे आपने KGF मूवी देखी हो तो उसमें जब लास्ट में रॉकी भाई पूरा अपना खजाना लेके जा रहे होते हैं समुद्र में, और वो सामने वाली सेना को भी इन्फॉर्म कर देते, भारत की सेना को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई साहब हम आ रहे हैं, तो वो ऐसे पॉइंट पे अपना सोना डालता है या आपको जो भी ब्लास्ट होता है ऐसे पॉइंट पे डालता है जिससे ना तो इंडिया की गवर्नमेंट उसको निकाल पाएगी, ना अगर बांग्लादेश की जो भी गवर्नमेंट थी उसमें वो नहीं निकाल पाएगी। तो वो सोना कहाँ डाला गया था? हाई सी में। इसलिए दोनों देश की सेना है उस सोने को नहीं निकाल सकती। अब पार्ट 3 में KGF भाई, सॉरी रॉकी भाई खुद ही निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो वो कहाँ डाला गया था? हाई सी में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन, उसके बाद देखते हैं, ये तो अपने जली सीमा और स्थलीय सीमा पढ़ ली। अब जो स्थलीय सीमा पर स्थित इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उसके बारे में पढ़ते हैं अपन, है ना। तो अपनी फेवरेट सर सिरिल रेड क्लिफ रेखा, यानी कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य जो स्थित है उस रेखा के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये रेखा विश्व की एकमात्र अध्यारोपित रेखा है, ना कोई डिसाइजन किया गया था, ना कोई सलाह मशुरा। आपके जो सर श्री रेडक्लिफ थे उन्होंने मैप लिया और पेंसिल से लाइन खींच दी कि भाई साहब आज से ये पाकिस्तान और ये आज से इंडिया, भारत। ठीक है, तो ये विश्व की एकमात्र अध्यारोपित रेखा है। ठीक है, इसका निर्माण कब किया गया था? 17 अगस्त 1947। बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये लिखा हुआ है विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो मानचित्र पर अध्यारोपित की गई थी, है ना, मानचित्र पर अध्यारोपित की गई थी, खींची गई थी। ठीक है, तो आपके सर श्री रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा किसके किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। दूसरी रेखा डूरेंट रेखा, जिसका निर्माण किया था मॉन्ट्रियर डूरेंट ने, ये जो निर्माण करता थे उनका नाम है ना। तो डूरेंट रेखा किसके मध्य? आपके भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के मध्य। आपके 1896 में इस रेखा को बनाया गया था। ठीक है, 1896 में इस रेखा को बनाया गया था। आपको इस रेखाओं का नाम याद रखना है, सन याद रहना ये तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं आपके सर हेनरी मैक माहोन, जिसको अपन मोहन रेखा भी कहते हैं। देखो सर हेनरी माहोन नाम था उनका, जिसको अपन मोहन रेखा भी कहते हैं, मैक मोहन रेखा भी कहते हैं। तो इसका निर्माण कब किया गया? 1914 में, और ये आपके है भारत और चाइना के मध्य, भारत और चाइना के मध्य। ठीक है,
तो सर हेनरी मैकमोहन माहोन ने रेखा की थी, इसको मैकमोहन रेखा भी कहते हैं। भारत और चाइना के मध्य जीरो लाइन, ये बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, जीरो लाइन रेखा किसके मध्य है, जीरो लाइन रेखा है सर जीरो लाइन है क्या? तो ये आपके भारत और बांग्लादेश के मध्य एक रेखा है, जीरो लाइन है ना, जीरो लाइन, जिसका निर्माण किया गया था आपके 1971 में। फिर अपन आती है एलएसी। एलएसी और एलओसी ये दोनों आपके पड़ोसी राज्य हैं, जिससे लड़ाई वड़ाई के थोड़ा विवाद चलते रहते हैं अपना। तो एलएसी आपके चाइना के और मध्य लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है आपके भारत और चीन के मध्य, ठीक है। और आपके एलओसी, एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसका संबंध है भारत और पाकिस्तान से। अभी जो युद्ध चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य, आप न्यूज़ में देखना, एलओसी पे बम गिरे, एलओसी पे सेना तैनात है, एलओसी पे भारतीय सेना ने आगे बढ़कर चाहे पाकिस्तान को खदेड़ा, ये सीन नीचे आएगा आपके ना, एलओसी वाला क्षेत्र, एलओसी वाला। तो एलओसी किसके मध्य आपके, और आपके एलएसी है चाइना और भारत के मध्य, ठीक है। ठीक है, फिर अपन कुछ विवाद पढ़ते हैं। देखो विवाद क्या क्या चल रहा है। तो पाकिस्तान, अपना प्रिय देश पाकिस्तान, जिसको अपन अभी हाल ही में बहुत कूटा जा रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ विवाद क्या क्या है। आपको एक विवाद है पाकिस्तान के साथ एक ग्लेशियर को लेकर, जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। पाकिस्तान बोलता है हमारा, ये मांगता हमेशा बोलते रहता है हमारा हमारा है, पर देखो कुछ नहीं है इसका। तो पाकिस्तान के साथ विवाद है सियाचिन ग्लेशियर। एक विवाद है सर क्रीक विवाद। सर क्रीक विवाद क्या है, 24 डिग्री उत्तरी, आपके जो उत्तरी अक्षांश है वहां पर एक झील स्थित है, जिसको बोलते हैं सर क्रीक। सर क्रीक वही मैटर, पाकिस्तान बोलता है हमारा है, हम बोलते हैं हमारा है, हमारा ही है भाई साहब, ठीक है। तो उसको लेकर विवाद है। एक अभी हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चा में चल रहा है भाई साहब, सिंधु जल समझौता, जो आपके एक समझौता हुआ था शिमला। इसका क्वेश्चन पूछेंगे आपसे पेपर में 101% कि इसका समझौता कब हुआ था, 1972। 101% लिख के ले लेना, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा कि शिमला जल समझौता कब हुआ था और किस किस के मध्य स्थित है। तो शिमला जल समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, ठीक है। तो आपके ये भी इंपॉर्टेंट आपके सिंधु जल समझौता, ठीक है। सियाचिन, सर क्रीक, सर क्रीक को बोलते हैं अपन 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश विवाद, और एक सिंधु जल समझौता, इसके बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपके चीन के साथ कुछ मैटर चल रहे हैं। चीन के साथ चल रहा है अपना गलवान घाटी विवाद। आप कभी भी देखना गलवान घाटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा विवाद चल रहते हैं आपके न्यूज़ में। जब भी आपके चीन की सेना आगे बढ़ती है तो आपको सुनने में आएगा गलवान घाटी पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया है, भारत की सेना ने वापस खदेड़ा, ठीक है। तो आपके गलवान घाटी विवाद, आपके पेंगोंग झील के लिए भी इसका विवाद चल रहा है कि पेंगोंग झील के लिए चल रहा है। एक आपके डोकलाम विवाद, देखो ये विवाद ज्योग्राफी के है नहीं, पॉलिटी के सारे, तो आपको मैं सिर्फ विवाद पढ़ा रहा हूँ, इनके बारे में जानकारी अधिक आप अलग सोर्स से लेना ना। स्टेपल वीज़ा, स्टेपल वीज़ा मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है उसको चाइना मानता कि हमारे ही है, तो उनको एक वीज़ा दिया गया स्टेपल वीज़ा। मतलब एक तो वीज़ा दिया जाता है कि आपको किसी कंट्री में दिया जाता है तो आप वीज़ा अप्लाई करते हो, वीज़ा अप्लाई होता है, फिर आप उस देश में जा पाते हो, या वीज़ा अप्लाई नहीं होता तो आप नहीं जा पाते हो। पर चाइना ने बोला कि आप तो हमारी हो, अरुणाचल प्रदेश को बोलता है हमारी हो, आप कभी भी आ सकते हो, तो आपके लिए स्टेबल वीज़ा है ना। स्टेबल वीज़ा मतलब आप नॉर्मली आ सकते हो, जैसे अपन नेपाल जाते हैं ना आधार कार्ड लेके, ऐसे तरह का है ना। तो आपको स्टेबल वीज़ा किसको दिया गया, चाइना द्वारा अरुणाचल प्रदेश और इस क्षेत्र को। नेफा विवाद, नेफा विवाद भी आपके चाइना और भारत के मध्य। अक्साई चीन, अक्साई चीन भी आपके, अक्साई चीन से नाम सुन के लगेगा, वैसे चीन और भारत के मध्य है, ठीक है। फिर आपके नेपाल के बाद, नेपाल के मध्य कौन सा है, काला पानी विवाद। देखो नेपाल का कोई बंदरगाह है नहीं, अपने पे डिपेंडेड है पूरा, तो कभी कभी थोड़ी खुजली करता है, चाइना से मिल लेता है तो फिर अपन कुछ दबाव डालते हैं, तो अपने और इसके मध्य क्या समुद्री सीमा नहीं लगती है, तो इसका कोई पोर्ट नहीं है, इसको आयात निर्यात करने के लिए पूरा डिपेंडेड है भारत पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा विवाद भी कर लेता कभी कभी, तो अपन विवाद में आ गए काला पानी विवाद, ठीक है। आपके बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ विवाद आपके चकमा शरणार्थी विवाद, ठीक है। अभी आपके थोड़े साल 2 साल पहले आपके एक सीए एक्ट लाया गया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके विरोध में आपके दिल्ली में और बहुत ज़्यादा धरने दिए गए मुसलमानों द्वारा, मुसलमान संप्रदाय द्वारा, सॉरी। तो वो अमेंडमेंट एक्ट था कि आपको भारत की नागरिकता बताने के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, आपको जब कब आए थे यहाँ पर, कहाँ कब से रह रहे हो, आपके पास कुछ है नहीं है आईडी प्रूफ, अगर नहीं है तो आपको वापस भेजा जाएगा, ठीक है।
जो लोग चोरी छुपके इंडिया में रहते हैं, अदर देश से आ जाते हैं और यहाँ पर काम काज करने लग जाते हैं। तो पहले देखो, बेरोजगारी भारत में बहुत है। अपने लोगों को रोजगार देंगे क्या, दूसरों लोगों को रोजगार देंगे? तो उसके लिए एक एक लाया गया था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो विवाद चलता है आपके जो बांग्लादेश से है, जो चकमा शरणार्थी है, वो सर्वाधिक आ जाते हैं राजस्थान में, सॉरी सर्वाधिक आ जाते हैं भारत में। जो मुसलमान संप्रदाय है वो आपके बांग्लादेश से रोजगार के लिए भारत में आ जाते हैं। ठीक है, इससे भारत के लोगों का रोजगार छीनता है, इसलिए ये मैटर चलता होता है अब के। और एक, चोरी छुप के आना गुनाह है। आप वीज़ा लेके आओगे, घूमोगे, काम करने के लिए आओगे तो आपको काम का वीज़ा मिल जाएगा, वो सब ठीक है। पर आप चोरी छुपे बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हो। आपने एक मूवी देखी हो डंकी, उसमें जैसे काम करने के लिए वो चोरी छुप के जाते हैं वहाँ पर बिना वीज़े के, तो उस प्रकार से आ जाते हैं, तो वो विवाद चलता रहता है अपने। तो चकमा शरणार्थी, न्यू मूर द्वीप को लेकर विवाद है, एक द्वीप है उसको लेकर विवाद है। बांग्लादेश बोलता है हमारा है और हम बोलते हैं हमारा है। फर्क का विवाद, तिस्ता विवाद और 3 बीघा गलियारा, ये सबसे वैसा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ही सिर्फ ये पूछता है भाई 3 बीघा गलियारा विवाद किस किस के मध्य है, तो आपके बांग्लादेश और भारत के मध्य। फिर आपके म्यांमार से भी कुछ, म्यांमार से मुसलमान आ जाते हैं जो रोहिंग्या मुसलमान है, उनकी जो कास्ट है रोहिंग्या मुसलमान। रोहिंग्या मुसलमानों का मैटर कहाँ से, रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से आते हैं भारत में, तो आपके म्यांमार से। और एक चकमा शरणार्थी विवाद वही है, रोहिंग्या मुसलमान चकमा शरणार्थी भारत में आ जाते हैं मुसलमान संप्रदाय, तो उनके द्वारा यहाँ पर। ओके, मैंने बोला सियाचिन, सियाचिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर युद्ध हुआ था आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है, हिमनद, जहाँ से ये इनके पिघलने से नदियाँ आती है उनको बोलते हैं ग्लेशियर। तो ग्लेशियर्स को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य मैटर है। स्थिति कहाँ पर है ये भाई साहब, स्थिति है इसके लद्दाख में। इसको, इस पर पाकिस्तानी सेना ने एक बार अधिकार कर लिया था। इस अधिकार करने के बाद जो हिंदुस्तानी सेना ने 13 अप्रैल 1984 को एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा नुब्रा घाटी से भारतीय सेना ने चढ़ाई शुरू की। भारतीय सेना ने चढ़ाई शुरू की और नुब्रा घाटी द्वारा, सॉरी नुब्रा घाटी, इस पर अधिकार कर लिया अपन ने सियाचिन ग्लेशियर पर। जो सियाचिन ग्लेशियर है इसके द्वारा नुब्रा घाटी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा भारतीय सेना ने सियाचिन पर पहुंची थी। ठीक है, तो नुब्रा घाटी का निर्माण किया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, 76 किलोमीटर। ठीक है, विशेषता कुछ नहीं इसकी, ठीक ये रहेगी आपके कि 76 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, नेफा क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी की आपके मुख्यालय का है तवांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में इसका विवाद। ठीक है, फिर आपके 3 बीघा गलियारा या कॉरिडोर विवाद किसके किसके मध्य, आपके बांग्लादेश और भारत के मध्य। स्थिति कहाँ है इसकी, 24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम आगे पढ़ेंगे कल, भारत के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।